नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका आज की क्लास में बेहद ही स्वागत करते हैं। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने वाले हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों चीज़ का यूज होता है, स्टेट्स का भी और प्रोबेबिलिटी का भी। तो इस दोनों का कंबाइंड वर्जन आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा जैसा कि हमने पिछले क्लास में समझा है कि पॉपुलेशन भी हो सकता है और सैंपल भी हो सकता है। सैंपल बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करके और पॉपुलेशन से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास पॉपुलेशन हो या सैंपल हो, है तो डेटा हमारे पास है। अब इस डेटा का स्टडी करना है हमको। तो इस डेटा का स्टडी करने के लिए एक तो तरीका है कि आपके पास जो भी डेटा है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका निकलेगा उसी को आप बोलते हो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। वही आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो आप। फिर दूसरा क्या है कि उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे एक तो फ्रीक्वेंसी होता है डेटा का, दूसरा चीज़ होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उस डेटा का आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक तरह का इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी का यूज करता है और इस इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिला, एक तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा हम लोग उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पे तब बताते हैं कि उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना, अब उसका स्कॉलर ने समय समय पे डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टडी किया है और फाइंड आउट करने की कोशिश किया है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार का होता है और उसके आधार पे एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया है। उसी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। इसका भी यूज आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के यूज के साथ ही जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं उसको भी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें यूज होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी का यूज करके आप जो भी गिवन डेटा है उसका प्रोबेबिलिटी बताते हो और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एक तरह का एस्टेब्लिश्ड प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने बहुत सारा डेटा का स्टडी किया, उसके आधार पे कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट ही करता है और वो मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं सैंपल के द्वारा, या आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इस चीज़ को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। फिर एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल के स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने बहुत सारे सैंपल ले लिया है और बहुत सारे सैंपल का जैसे कुछ मीन है, इसका अलग M1, इसका अलग M2, इसका M3, अलग अलग मीन है और इस मीन का अलग आप डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरह करते हो। इस मीन का भी कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको आप बोल दोगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फिर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का यूज करोगे तो आप एक तरह से उसको बोल दोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से भी बोल दिया जाता है कि अगर वेरिएबल आपका रैंडम हो तो किसी भी वेरिएबल को हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि वो हमारा वेरिएबल रैंडम है और उस वेरिएबल को रैंडम मान के फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस। तो पहला तो ये है इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी डेटा के आधार पर प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी डेटा गिवन हो और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ई ऑकर। ई क्या है, इवेंट। जो भी इवेंट का आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो वो इवेंट कितना बार आ रहा है और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप कितना ट्रायल करते हो। जैसे एक एग्जांपल लो, आप एक कॉइन लेते हो और कॉइन को 20 टाइम आप टॉस करना है तो हमारे पास ट्रायल कितना हो गया 20 टाइम्स और उसमें हेड
आ रहा है 12 टाइम और टेल आ रहा है 8 टाइम। अब आपको इवेंट लेना है हेड आने का, यानी कि हेड आना या आपके लिए क्या हो गया, ये एक इवेंट हो गया। अब ये इवेंट इस टोटल ट्रायल में कितनी बार आया, तो 12 बार आया। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या बताओगे, 12 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.60। ये है आपका इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब आते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहेगा, इसका डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसमें आप क्या करते हो, डेटा नहीं कलेक्ट करते हो, ट्रायल बाय ट्रायल नहीं करते हो। आपने क्या किया, एक फेयर कॉइन ले लिया, फेयर कॉइन ले लिया मतलब फेयर है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है। अब उस कॉइन को आप टॉस करोगे, तो टोटल एक कॉइन को टॉस जब करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, 2 होगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मान लो कि हेड आना आपने एक इवेंट बना लिया है, तो हेड आने का जो ये फेवरेबल आउटकम है, एक टोटल आउटकम में से एक आपका फेवरेबल क्या हो गया, हेड आने का 1। तो अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2 यानी कि 0.50। अब आप डिफरेंस देखो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्वाइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना बोलता है, 0.50। तो ये एक तरह का थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। वहीं पे इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहेगा कि यही इवेंट, हेड आने का इवेंट, अगर हम उसी कॉइन को 20 टाइम टॉस करते हैं तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने क्या होता है, 0.60। यानी कि हमारा ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जो कि मतलब एक तरह से लॉजिक पे बेस्ड है, सिमेट्री के बेस्ड पे है, नॉट डेटा के बेस पे नहीं है। ये हमने कुछ लॉजिक लगाया है, कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट यूज किया है, उसके आधार पे हमारा प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.50। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग डेटा के आधार पे देखते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी बदल जाता है 0.60। हमारा सारा स्टडी यही होता है कि कैसे ये वाला प्रोबेबिलिटी जो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी आया है ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से मैच हो जाए। अगर ये थोड़ा बहुत नियर बाई है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सही जा रहे हैं। अगर इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये अगर ये नंबर ऑफ कॉइन जो हमने टॉस किया इसको और ज़्यादा बढ़ा दे, 20 टाइम्स से लेके हम लोग 100 टाइम्स कर दें, तब क्या होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है जो कि 0.60 है, ये 0.50 के लिए अप्रोच कर जाएगा। मतलब कि हमारा जो थ्योरेटिकल एस्टेब्लिश्ड प्रोबेबिलिटी है उसकी ओर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये 2 टाइप के प्रोबेबिलिटी होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल डिस्क्रीट लिया, इसमें कंटिन्यूस नहीं ले रहे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल ले लिया, और हमारा उस वेरिएबल क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए हाउस होल्ड बाइज मिल्क पर वीक। एक हफ्ते में मिल्क कितने लोग लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 11 हाउस होल्ड लिया है। 11 हाउस होल्ड का ये डेटा दिया हुआ है, 11 हाउस होल्ड, और इसका है मान लो कि 2 है, ठीक है। तो ये डेटा दिया हुआ है 11 हाउस होल्ड का, वो मिल्क परचेज दिया हुआ है कि एक वीक में वो कितनी बार मिल्क परचेज करते हैं। अब ये जो गिवन डेटा ये एक तरह का रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा से हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में एक्स हो गया, ये हमारा वैल्यू क्या है, मिल्क परचेज करना। तो मिल्क परचेज करना है एक्स, हम लोग उसको मान लिए। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ये हमारा आया, मतलब कि जो 0 बार खरीदते हैं वो एक हाउस होल्ड है, और 1 बार वीक में खरीदता है वो 1 है, 2 बार खरीदता है वो 6 लोग हैं, 3 बार खरीदता है वो 2 लोग हैं। इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल से भी हम लोग मीन निकाल सकते हैं। मीन निकालने का हमारा सिंपल फॉर्मूला है एक्स इंटू एफ एक्स करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ एक्स करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मीन निकाल लेते हैं, और ये जो मीन का वैल्यू आया वो 2.09 आया, ठीक है। तो ये मीन कैसे आ रहा है, डेटा के आधार पे आ रहा है। हमारे पास जो गिवन डेटा है उस आधार पे हम लोग ये मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये गिवन डेटा मतलब हमने यूज क्या किया है, सिंपली डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके आधार पे हम लोग मीन निकाले हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मूवमेंट की ओर, ठीक है। मूवमेंट देखते हैं। अब हमारे पास कोई भी डेटा दिया हो, ये डेटा है, डेटा का हमने मीन निकाल लिया है। अब हम लोग देखेंगे मीन क्या होता है, एक तरह का सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मतलब कि ये डेटा का मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु ये है। अब मध्य बिंदु के अराउंड डेटा कैसे है, कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको देखने के लिए हम लोग मूवमेंट देखते हैं कि इस डेटा का मूवमेंट क्या है। तो मूवमेंट पहले समझते हैं होता क्या है। मूवमेंट होता है एक्चुअल में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किस चीज़ का, डेविएशन का। डेविएशन 2 तरीके से लिया जा सकता है, इधर मीन से या कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आप ले लो। इस 2 तरीके से आप डेविएशन चेक कर सकते हो, और उस डेविएशन का जो मीन निकालोगे वही होगा मूवमेंट,
ठीक है। तो अगर दो तरीके से मूवमेंट होता है, एक को कहते हैं रॉ मूवमेंट। रॉ मूवमेंट क्या होगा, जब मूवमेंट को आप किसी आर्बिट्ररी पॉइंट से निकालते हो या फिर जीरो से निकालते हो। आर्बिट्ररी पॉइंट को जीरो ले लो, तो इस दो तरीके से अगर आप निकालोगे तो उसको आप रॉ मूवमेंट कहोगे। कैसे निकालोगे, जैसे देखो हमने क्या कहा है, अर्थमेटिक मीन होता है डेविएशन का। तो अर्थमेटिक मीन कैसे दिखाया जाता है, समेशन। अब देखो एक्स आई कोई भी डेटा है और इसका डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट अगर मान लो हम ए ले लेते हैं तो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, समेशन। इसका मीन के लिए फ्रीक्वेंसी का समेशन। अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ गया, ये ऑर्डर, मतलब ये आ गया हमारा मूवमेंट। अब किस ऑर्डर का है ये हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक तरह का रॉ मूवमेंट है। दूसरा होता है सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट अराउंड मीन। जब कभी आप मूवमेंट को एक्स आई म्यू, मतलब म्यू क्या है, मीन ऑफ द डेटा, और वहाँ से समेशन एफ एक्स निकालने की कोशिश करते हो, तो इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रल मूवमेंट। तो ये है रॉ मूवमेंट और ये है सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है। अब जब मूवमेंट आता है तो मूवमेंट को हम लोग, मूवमेंट का बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। जैसे मूवमेंट को हम लोग बहुत सारे ऑर्डर में दिखाते हैं। जैसे एक जीरो ऑर्डर मूवमेंट, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट, इसी तरह सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम लोग मेनली इसी मैक्सिमम फोर्थ मूवमेंट तक ही स्टडी करते हैं किसी भी डेटा का। अगर मान लो कि हमको जीरो ऑर्डर मूवमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बस पहला बात अर्थमेटिक मीन है, गिवन डेटा एक्स आई हो गया। अगर आपको किसी आर्बिट्ररी पॉइंट से निकालना है तो एक्स आई माइनस ए करोगे और डिवाइडेड बाई इसका समेशन जितना भी एन होगा। अगर एन है तो एन कर दो, नहीं तो अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लिख दो। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर मूवमेंट। अब यहाँ जीरो ऑर्डर है तो इसका पावर जीरो लगा दोगे, ये जो डेविएशन होगा इस पर जीरो पावर लगेगा। अगर मीन के अराउंड निकालना है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट के अराउंड है, अगर यही मीन के अराउंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, ये म्यू के अराउंड निकाले और इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया मीन के अराउंड। अब चूंकि जीरो ऑर्डर निकालना है तो इसके पावर पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, इस पर हम लोग जीरो पावर लगा देंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो क्या करोगे, समेशन और एक्स आई माइनस ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई टोटल एफ एक्स, और इसमें चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पावर हम लोग 1 लगा देंगे। फिर अगर मीन के राउंड निकालना है तो एक्स आई माइनस म्यू और एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ एक्स। फिर फर्स्ट ऑर्डर है तो इस पर पावर 1 लगा देंगे। सेकेंड ऑर्डर निकालना हो तो पावर हम लोग बढ़ा के सेकेंड पावर लगा देंगे, इस पे भी हम लोग सेकेंड पावर लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग मूवमेंट निकालते हैं, मतलब वो ऑर्डर के अनुसार हम लोग पावर बस बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होता है, ज़रा इसको गौर से देखो, ये फॉर्म है, ये आपको दिखता होगा वेरिएंस की तरह, वेरिएंस की तरह दिख रहा होगा। मतलब अगर आप किसी भी डेटा का मीन के अराउंड अगर सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट निकालते हो तो वो निकल जाता है वेरिएंस। दूसरी बात ये याद रखना, दूसरी बात क्या है, अगर आप किसी भी डेटा का मीन के अराउंड फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट निकालते हो तो वो निकल जाता है जीरो, ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो ऑर्डर मूवमेंट का कुछ ना कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें ये हुआ। इसी तरह आप थर्ड मूवमेंट फोर्थ मूवमेंट निकालते जाओगे। इसको थर्ड मूवमेंट को दिखाने का तरीका होता है म्यू 3, फोर्थ मूवमेंट को दिखाने का तरीका है म्यू 4। थर्ड मूवमेंट निकालना है तो ऐसे निकाल दो, एक्स आई माइनस एक, और अगर आर्बिट्ररी पॉइंट है इसका पावर 3 कर दो और डिवाइडेड बाई एफ एक्स कर दो। अगर म्यू के अराउंड करना है तो एक्स आई माइनस म्यू और इसका पावर 3 कर दो, एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये होता है पूरा मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से आप 5 ऑर्डर का मूवमेंट निकाल सकते हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर से जो आप मूवमेंट निकालते हो मीन के अराउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा ये वाला टेबल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जिसको हम लोग म्यू1 निकालते हैं, ये एक्चुअल में मूवमेंट अराउंड जीरो होता है। मूवमेंट अराउंड जीरो को कैसे दिखाओगे,
xi माइनस जीरो डिवाइडेड बाई n। अब इसको जब इक्वेट करोगे तो xi डिवाइडेड बाई n, ये एक्चुअल में मीन का फॉर्मूला ही हो जाता है। इसलिए मूवमेंट अराउंड जीरो क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये मूवमेंट अराउंड जीरो होता है। वहीं पे आ जाओ, जब सेकंड हम लोग दिखाते हैं μ2, ये मूवमेंट अराउंड मीन होता है, ये मीन के अराउंड मूवमेंट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस। फिर μ3 क्या होता है, मूवमेंट अराउंड मीन, सेकंड ऑर्डर का, ये थर्ड ऑर्डर का मूवमेंट अराउंड मीन, जो कि स्क्यूनेस बताएगा। स्क्यूनेस बताएगा अभी, उसके यूज से, μ3 के यूज से हम लोग स्क्यूनेस निकालते हैं। कैसे, अगर μ3 आपने निकाल लिया तो μ3 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई μ2, यानी कि मूवमेंट अराउंड वेरिएंस का क्यूब कर दोगे तो आपको एक मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसको β1 बोलते हैं हम लोग, वो निकल जाएगा। अगर वही कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो β1 को क्या कर लो, अंडर रूट β2 कर लो। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तब आपको γ1 निकल जाएगा, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, फिर आप मूवमेंट अराउंड मीन फोर्थ मूवमेंट निकालोगे तो उससे हम लोग कर्टोसिस निकाल लेते हैं। कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर, तो उससे जो निकलता है वो मेजर ऑफ कर्टोसिस कहलाता है, जिसको β2 से डिनोट किया जाता है। और β2 जब निकल गया उसमें से -3 कर दोगे तो उससे जो निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस कर्टोसिस, और उसको γ2 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये पूरा मूवमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी गिवन डेटा से आप लोग ऐसे मूवमेंट निकाल सकते हो। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं किया। हमने, हमारे पास डेटा है, हमने उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, मीन निकाल लिया, और मूवमेंट के अनुसार वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस निकाल लिया। अब हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी का, जिसमें एम्पिरिकल फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन वैल्यू दिया हुआ है और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है। अब मान लो इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी निकालना। इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी एक तरह का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। कैसे निकलता है, गिवन फ्रीक्वेंसी, इस वैल्यू का एफएक्स क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एक्स निकल जाएगा। एवरी एक्स का इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब आप क्या करोगे, एक्स, ये एक्स इंटू ये पी एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोई वैल्यू आएगा। जैसे 0 इंटू 1, ये 0 आ गया, 1 इंटू 1/11 ये आ गया, 2 इंटू 6 12/11, 3 इंटू 6/11, और ये 4/11। ये जो आता है एक्स इंटू पी एक्स, ये एक्चुअल में होता है इस्टीमेशन ऑफ एक्स। इस्टीमेशन ऑफ एक्स, इसी को कहा जाता है इस्टीमेशन ऑफ एक्स। और ये भी फॉर्मूला है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी म्यू के बराबर होगा, जो कि आपने डेटा से कलेक्ट किया है। मतलब एक तो म्यू हम लोग डेटा से ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक मीन हम लोग इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के और इससे भी म्यू निकालते हैं, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन ऑफ एक्स है, एक्स इंटू पी एक्स। अब यही एस्टिमेशन ऑफ एक्स कहलाता है मूवमेंट अराउंड मीन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट ये कहलाएगा। अब अगर सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट निकालना है तो क्या करोगे, हमने मूवमेंट अराउंड 0 निकाल दिया, ये एक्स इंटू पी एक्स कर दिया। अब मान लो कि एस्टिमेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे, एक्स माइनस म्यू और ये इंटू पी एक्स कर दोगे, तो ये आपका एस्टिमेशन निकल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर कर दो इंटू पी एक्स कर दो, ये निकल जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट। तो इस तरीके से भी आप मूवमेंट निकालते हो। तो आप प्रोबेबिलिटी का भी यूज करके मूवमेंट निकाल सकते हो, या आपके पास गिवन डेटा हो उसके भी यूज से आप मूवमेंट निकाल सकते हो। तो ये मूवमेंट निकालने के 2 तरीका होते हैं, और इसी को कहा जाता है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब जो आप म्यू निकाले हो, इस डेटा का म्यू कुछ निकाल दिए, और इस डेटा का आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो, जो कि आता है 1.99। इस डेटा का आप जब वेरिएंस निकालोगे तो 1.99 आएगा और मीन 2.09 आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मीन और वेरिएंस नियर बाई इक्वल के, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस है। तो एक प्रॉपर्टी अब होता है, अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या किया है, बहुत सारे डेटा का स्टडी कर लिया है, और उस डेटा के स्टडी के आधार पे हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर लिया है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मीन और वेरिएंस जब बराबर हो तो वो एक तरह का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ये हम लोग पहले से एस्टिमेटेड फैक्ट है। तो वो पॉइजन, तो हमको यहाँ दिखा कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है और इसमें मीन वेरिएंस के लगभग बराबर है, तो ये जरूर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता होगा। तो हमने ये देख लिया। तो ये हमारा जो
एक्स हो गया, ये वेरिएबल हो गया, उसको हम लोग दिखा दिए कि ये पॉइजन दिखा रहा है और इसमें लेमडा 2.09 के बराबर है, लगभग बराबर है, ठीक है। तो जब हमको एक बार पता चल गया कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तरह का इस्टेब्लिश्ड पहले का डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोगों ने किससे मैच करा है, जो हमारा इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पे जो हमारा डेटा है उसको हम लोग मैच करा के और तब हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता चल गया कि गिवन डेटा एक तरह का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मालूम पड़ गया तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे मैथमेटिकल एस्टिमेशन दिए हुए, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ फंक्शन है, पीएमएफ फंक्शन के आधार पे आप ये एक्स के लिए उसका फॉर्मूला यूज करो, एक आ जाएगा आपका उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जैसे 1 वैल्यू है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाएगा, 2 वैल्यू है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाएगा। ये क्या है, ये उस फॉर्मूला का यूज है। हम बताते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैसे फॉर्मूला स्टैटिस्टिशियन ने पहले ही डिराइव कर लिया है, हमें बस उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने प्रॉब्लम में उसको यूज कर सकें। तो आगे देखते हैं। अब जैसे हमको पता चल गया कि कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ फॉलो कर रहा है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, एक तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। अगर डिस्क्रीट डेटा है तो उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, अगर कंटिन्यूअस डेटा है तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकलता है, एफ एक्स एक्स। अब ये क्या है, एफ ये एक्स है और डिवाइड ये छोटा वाला एक्स है, तो यहाँ जो एफ है ये एक तरह को फंक्शन को दिखाने के लिए है, और ये फंक्शन किस चीज़ को दिखाएगा, प्रोबेबिलिटी। और एक्स क्या है, ये बड़ा वाला एक्स क्या बताता है, वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल लोगे तो वेरिएबल ये है, और एक्स क्या बताएगा, वैल्यू, उस वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू पे कितना प्रोबेबिलिटी आएगा उसको दिखाने का ये तरीका होता है। फिर एक उसी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, वो कैसे दिखाया जाता है, बड़े वाले एफ से, और एक्स ये वेरिएबल हुआ, ये छोटा एक्स, इसको दिखाया कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बड़ा वाला एक्स है वो कितना, मतलब जो वैल्यू दिया उससे कम के रेंज में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो उसको दिखाने का तरीका ये होता है। एक और फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है गिवन डेटा का कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, लार्ज एम से कैपिटल एम से एम, और ये एक्स वेरिएबल है और ब्रैकेट में टी रखते हैं, और उसको दिखाया कैसे जाता है, ई मतलब एस्टिमेशन ऑफ ई मतलब एक्सपोनेंशियल इन के पावर टी एक्स क्या है, यहाँ वेरिएबल है, टी इंटू एक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सी एफ से, और इसको कैसे दिखाया जाता है, इस दोनों, और यहाँ है वेरिएबल और ये है टी, ठीक है। और यहाँ फिर हम लोग दिखाते हैं एस्टिमेशन ई, और यहाँ पे एक चीज़ है जो हो जाता है आई क्या हो, आयोटा है, ये इमेजनरी कंपोनेंट को भी ऐड कर लेता है। तो ये डिफरेंस होता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में। तो ये हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का ये सब फंक्शन कैसा होगा, पहले ही डिफाइन कर लिया है, हमें अब उस चीज़ को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास अगर हमने अपने डेटा को स्टडी किया और उस डेटा में जो आया वैल्यू हम उसके आधार पे ये फाइंड आउट कर सकें, ईजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी डेटा आएगा, अब हमारे पास डेटा आने के बाद अगर हम हर एक डेटा का फंक्शन बनाने लगे तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टडी करना। डेट्स वाई हमने कुछ पहले ही से डेटा का स्टडी करके हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही से पढ़ लिया और उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शन हो सकते हैं उसको भी हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। अब गिवन फंक्शन का हम लोग मीन भी निकाल देते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एक्स करके, वेरिएंस निकाल देते हैं, एस्टिमेशन ऑफ अगर सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट निकाल दो मीन के अराउंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट कर दो, थर्ड मूवमेंट μ3 अगर थर्ड मूवमेंट अराउंड मीन कर दो उसका थर्ड मूवमेंट हो जाता है, स्क्यूनेस निकल जाता है इस तरीके से। फिर हम लोग बीटा 1 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना हो, बीटा 1 फॉर्मूले से निकल जाता है, फोर्थ मूवमेंट निकल जाता है, फिर कर्टोसिस भी निकल जाता है। तो हमने क्या किया है, अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए पहले से कुछ फार्मूला बना दिया है और उसी फार्मूला के आधार पर हम डेटा का सोल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। अब पहला हम कुछ लेते हैं, जैसे मान लो कि एक तरह का एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे देखो इसका जो पीडीएफ होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है, इसका पीडीएफ 1/√2 पाई e का पावर -z² 2 ये होता है। इसको आपको दिमाग में रखना है कि ये फंक्शन जो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह का होता है। और इसी का अगर CDF आप निकालने की कोशिश करोगे तो इसको डिनोट ऐसे किया जाता है और ये इस तरह का होता है, ये क्लोज फॉर्म में नहीं होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? 0 होता है। वेरिएंस 1 के बराबर होता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MT से हम लोग दिखाते हैं और E का पावर T² डिवाइडेड बाई 2 होता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? ऐसे हम लोग दिखाते हैं और इसका होता है E का पावर -T² डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है। स्क्यूनेस क्या होता है? इसका 0 होता है। कर्टोसिस क्या होता है? 3 होता है। स्क्यूनेस हम लोग कैसे निकालते हैं? स्क्यूनेस को निकालने का तरीका होता है β1 कर्टोसिस β2 हो गया। ठीक है। तो हम लोग चूंकि थर्ड, इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? थर्ड मूवमेंट निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से फोर्थ मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट हैं, इसको आप दिमाग में रखो। इसके आधार पे आप किसी भी डेटा का कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब कुछ और भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे मान लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर कोई डेटा आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो fx 1 - b/a के बराबर होगा। ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा तो x - a डिवाइडेड बाई b - a। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन उसका इस तरह से होगा e का पावर tb माइनस e का पावर t इंटू ए, सॉरी e का पावर डिवाइडेड बाई t इंटू बी माइनस ए। उसी तरह इसमें आयोटा जब ऐड कर लोगे तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो जाएगा e का पावर ITB माइनस e का पावर ITA ITB माइनस ए। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसका मीन कैसा होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का? a + b/2। वेरिएंस कैसा होता है? b - a² डिवाइडेड बाई 12। स्क्यूनेस कितना होता है? 0 होता है। कर्टोसिस कितना होता है? 1.8 के बराबर होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसी के आधार पे आप डेटा का कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइप का हो जाए तो उसका PDF क्या हो जाता है? लैम्डा e का पावर माइनस लैम्डा x। CDF क्या होगा? 1 - e का पावर माइनस लैम्डा x। मोमेंट जनरेटिंग क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस टी हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस IT हो जाता है, इसमें I कंपोनेंट ऐड हो जाता है। इसका मीन 1/λ। वेरिएंस 1/λ² होता है। स्क्यूनेस 2 के बराबर होता है। कर्टोसिस 9 के बराबर होता है। ठीक है। अब हमारे सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या होता है? 1/σ√2π e का पावर माइनस ये x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है इसके PDF का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। CDF अगर बात करें तो CDF क्लोज फॉर्म नहीं होता है इसका। MGF मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपोनेंशियल e का पावर इसका म्यू टी प्लस 1/2 σ² t²। ये होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात करोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा लग जाता है, बस I म्यू टी माइनस 1/2 σ² t²। मीन की अगर बात करोगे तो मीन फर्स्ट ऑर्डर अराउंड 0 अगर निकाल लोगे आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको मीन मिल जाएगा। वेरिएंस σ² होता है। सेकंड मूवमेंट अराउंड मीन निकाल दोगे तो आपको निकल जाएगा वेरिएंस। फर्स्ट मूवमेंट अराउंड मीन हमेशा 0 होता है। ठीक है। स्क्यूनेस कैसे निकलेगा? स्क्यूनेस 0 होता है जो कि β1 है। यानी इससे अगर आपको β1 पता है तो आप उससे थर्ड मूवमेंट निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला के यूज करके। ठीक है। क्योंकि μ2 आपको पता ही है और β1 पता है तो μ3 निकाल सकते हो। कर्टोसिस β2 3 के बराबर होता है और इसके हेल्प से आप फोर्थ मूवमेंट भी निकाल सकते हो। इसी तरह अगर मान लो कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका डेटा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसका से रिलेटेड भी PMF हमारे लिए पहले ही दिया हुआ है। ठीक है। उसी तरह MGF होता है 1 - p + p इंटू e का पावर t। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी दिया था 1 - p + p का पावर 1 - p + p e आयोटा इंटू टी। मीन p के बराबर होता है, वेरिएंस p इंटू 1 - p के बराबर होता है। स्क्यूनेस इस फॉर्मूला का होता है और कर्टोसिस ये होता है। ठीक है। उसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी PMF दिया हुआ है। MGF ये फॉर्मूला फॉलो करता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये फॉर्मूला फॉलो करता है। मीन NP के बराबर होता है, वेरिएंस NP इंटू 1 - p के बराबर होता है। स्क्यूनेस इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। कर्टोसिस के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपका निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्या होता है? बाइनोमियल बताता है आपको कि जैसे अगर मान लो कि आपको कोई रिजल्ट चाहिए कि मान लो कि ये चीज़ मिलेगा तो सक्सेस हो जाएगा या तो फेल्योर होगा।
तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, उससे रिलेटेड आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। और इसमें क्या होता है, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस फिक्स होता है कि हमको इतना सक्सेस चाहिए। जैसे अगर कंपनी में जाओ, किसी कंपनी में, कंपनी कहेगा कि हमारे कंपनी में जो डिफेक्शन होना चाहिए, डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2% होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये फिक्स कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल लेंगे, बहुत सारा ट्रायल लेंगे। अब उतना तक ट्रायल लेंगे जब तक हमारा डिफेक्टिव आइटम 2% तक रहे, तब तक हमारा ठीक है। तो उस केस में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वो निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी पीएमएफ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, मीन दिया हुआ है, R/P होता है वेरिएंस, R इंटू Q बाई P स्क्वायर होता है, MGF भी दिया हुआ है, स्क्यूनेस भी है, कर्टोसिस भी है। फिर उसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। पीएमएफ इस तरह से निकालते हैं, MGF एक्सपोनेंशियल लेमडा ET -1, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल लेमडा E आयोटा T -1 से निकालते हैं। मीन लेमडा का बराबर होता है वेरिएंस। तो देखिए यहाँ मीन और वेरिएंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हमने बताया कि जो हमारा अभी हम जब एग्जांपल लिए थे तो ये दोनों बराबर हो गए थे। इसी आधार पर हम लोग बोल रहे थे कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इसमें स्क्यूनेस होता है 1/√अंडर लेमडा, और ये होता है कर्टोसिस। उसी तरह अगर आपका डेटा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी PDF का फॉर्मूला ये होता है। CDF इस तरीके से होते हैं, MGF मीन म्यू के बराबर होता है, वेरिएंस पाई स्क्वायर S² डिवाइडेड बाई 3, स्क्यूनेस 0 होता है, कर्टोसिस 4.2 के बराबर होता है। तो इस तरह ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आप निकालो। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है जब आप लोग सैम्पलिंग करते हो विथ रिप्लेसमेंट। जब विथ रिप्लेसमेंट आप सैम्पलिंग करते हो तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है, तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो उस केस में मीन 1/P के बराबर होता है, वेरिएंस 1 - P/P स्क्वायर, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी होता है, ठीक है, स्क्यूनेस 2 - P डिवाइडेड बाई √1 - P, कर्टोसिस 6 + P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - P। फिर इसी तरह हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब बनता है, जब आप लोग सैम्पलिंग करोगे, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे। और इस केस में जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा उसको हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसके लिए भी पीएमएफ दिया हुआ है, मीन पहले ही से उन्होंने वेरिएंस भी दिया हुआ है। तो एक बार हमको बस करना क्या होता है, सैम्पलिंग करके हमको डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा लगा लेना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा कभी ना कभी इन सब गिवन जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, इसमें से कोई ना कोई और डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता ही होगा। तो एक बार पता चल गया कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो उसका हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज करके उसका डिफरेंट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यू हमको चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या होता है, ये इस फॉर्मूले से निकालते हैं। CDF ये ऐसे बीटा फंक्शन से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मीन 0 होता है इसका, वेरिएंस V डिवाइडेड बाई V - 2 होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं होता है एग्जिस्ट, ठीक है। स्क्यूनेस 0 होता है, सिमेट्रिक होता है, चूंकि कर्टोसिस 6 डिवाइडेड बाई V - 4 होता है। तो ये कुछ डेटा जो हमने दिया हुआ है इसको आपको याद रखना है एग्जाम के पर्पज से। फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक तरह का। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का भी PDF ये होता है, ठीक है। इसका आपको फॉर्म एक याद रखना है, कुछ करना नहीं है, बस एक फॉर्म याद रखो, ये देखने के लिए कि आपका डेटा किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। CDF इसका गामा फंक्शन से आता है, मीन K के बराबर, वेरिएंस 2K के बराबर होता है, इसका भी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल जाता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकल जाता है, स्क्यूनेस √8/K होता है, कर्टोसिस 3 पर प्लस 12/K हो जाता है। सेम उसी तरह अगर F डिस्ट्रीब्यूशन डेटा फॉलो कर रहा है तो F डिस्ट्रीब्यूशन का भी PDF, CDF, मीन, वेरिएंस, MGF सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑल नोन है, ठीक है। तो हमको इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन का ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसका फॉर्मूला एक बार हमको देखना रहता है, थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है डेटा को देखने के लिए कि हमारा डेटा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो भी हम आज पढ़े हैं उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो मान लो आज पहला क्वेश्चन है कि हमको β2 निकालना है। β2 मतलब कि कर्टोसिस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। β2 ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो तुरंत देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछ रहा है तो ये स्टेब्लिश्ड फैक्ट है और इसका कर्टोसिस कितना होगा 3 + 12/K के बराबर होगा। तो इस ऑप्शन में देखो β2 3 + 12/N, ये है 3 + 12/N।
तो ये हो जाएगा ए का तीसरा, यानी कि ए का तीसरा, ये कट करो, ए का तीसरा। अब पूछ रहा है स्क्यूनेस फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्क्यूनेस फॉर काई, फिर आप जाओ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, स्क्यूनेस कितना है, √8/k इसका स्क्यूनेस होता है, यानी कि β1 का वैल्यू स्क्यूनेस ही पूछ रहा है, तो β1 होता है √8/k, के बोलो या n बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया हुआ है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही गलत था। यहाँ पे जो √2/n है, यहाँ पे इसको देना चाहिए था √8/n, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही पूरी तरह से रॉन्ग है। ये यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। इसको अगर ये करेक्ट कर दिया जाता तो इसका करेक्ट आंसर 4th हो जाता, तो बी का चौथा हो जाता अगर ये सही रहता तो। मोड फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन n-2 हो जाता है, तो ये इसका सही है, यानी कि सी का पहला। μ3+ फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, हमको μ3 निकालना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे। हमारे पास β1 दिया हुआ है, β1 हमको पता है, तो β1 का फॉर्मूला होता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। हाँ, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो β1 हमको पता है √8/n, फॉलो कर लो, μ3 स्क्वायर है, और μ2 हमको पता है, μ2 कितना है, वेरिएंस होता है यही ना, μ2 वेरिएंस 2k का क्यूब। अब क्या करना है, μ2 को इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, और जो भी आएगा तुम्हारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, μ3 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ऑप्शन, ये भी μ3 का ऑप्शन नहीं दिया है, ये μ4 होगा। जब आप μ4 निकालोगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो आएगा 12n² + 48n, तो ये μ4 का दिया है, तो ये भी करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन ये इसमें है नहीं, ठीक है। ये μ4, या तो इसको μ4 कर दो, या तो यहाँ ऑप्शन चेंज कर दो, तब ये कुछ करेक्ट होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। पूछ रहा है बाय यूजिंग द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग